हेलो, माय नेम इज़ पूजा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 5 है जो कि 11th क्लास 11 से लिया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जब तक आप ये बुक अच्छी तरीके से नहीं समझ लेते तब तक आपको इंडियन ज्योग्राफी समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इन इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, देन आपको इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट भी उसके समझ पाओगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 5 है 11th बुक की, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस भाई है क्या। ठीक है, तो देखिए, अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। ये वैसा प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस अर्थ का क्या हुआ, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट चेंज क्रिएट करता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाता है। अभी आएंगे लैंड फॉर्म्स क्या है। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या हो गया, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, रिवर्स हो गया, जैसे नदी हो गया, रिफ्ट वैली एक गड्ढे की तरह होती है, वो हो गई। अब मैं बताऊंगी कि रिफ्ट वैली क्या है, प्लेट्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो प्लेट्यू होती है, 1 मिनट। सो जो हमारी प्लेट्यू होती है वो क्या होता है कि समझिए कि ये आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ इरोजन हुआ। इरोजन क्या हुआ कि आपका इरोजन का मतलब होता है कि हवा आई, ठीक है, या पानी आई, तो इसको ले गई। ठीक है, इधर से इसको ले गई, मिट्टी हो गया, सेडिमेंट्स हो गया, इसको ले गई। तो ये क्या हो गया ना कि ये शॉर्ट होते गया, छोटा होते गया, और ये ऐसा ही रहा। ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे ही रहा। तो इसी को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। ये माउंटेन से कैसे अलग है? माउंटेन से ये ऐसे अलग है कि माउंटेन ये बिल्कुल स्टीप होता है। ये वाला जो चीज़ है स्टीप मतलब ऐसे खड़ा रहता है या नुकीला होता है, और ये फ्लैट होता है। जैसे आपने टेबल देखा है जिस पे आप पढ़ते हो, तो वो टेबल की तरह वो प्लेटियो का शेप का है। ठीक है, रिफ्ट वैली हो गई। जैसे रिफ्ट वैली क्या होती है, देखिए, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, उस पर एक पूरा क्लास है। एक्चुअली उस पर एक चैप्टर है, मैं आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगी। तो प्लेट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो प्लेट मूवमेंट जैसे ये समझिए कि आपके अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस पे ये हो जाएगा आपका जो प्लेट है वो ऐसे भी सकता है। ठीक है, कोई प्लेट ऐसे आता है, कोई प्लेट ऐसे जाता है, मूवमेंट होता है पूरा फ्लूइड का। वो एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो ये क्या होगा ना कि अलग खसकते जाता है, अलग खसकते जाता है, दूर होते जाता है। इसको डाइवर्जेंस भी कहते हैं क्योंकि ये दूर हो रहा है। ठीक है, तो बीच में जब ये दूर होगा ना तो ये वाला जो पार्ट है ना वो नीचे को चला जाएगा, धंस जाएगा, जिसको हम लोग को सिंकिंग डाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे अंदर अंदर चलते जाएगा, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी को रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगी, जैसे नर्मदा है वैसे रिफ्ट वैली बनाती है, तापी है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्लेट्यू और रिफ्ट वैली किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जो डिफरेंट डिफरेंट आकार बनाती है, तो वो कैसे अपना काम करेगी। वो प्रोसेस जो है, जो प्लेट्यू बनाती है, माउंटेन बनाती है, वो अपना काम कैसे करेगी। तो उसके दो प्रकार हैं, वो दो तरीके से काम करती है। एक है इंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू, एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू। तो अब मैं बताती हूँ जेनिक क्या होता है। देखिए, दोनों में जेनिक है। जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन, उसका बर्थ कहाँ से है, वो निकला कहाँ से है। ठीक है, जन्म कहाँ से है। तो जो हम लोग का इंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो इनसाइड अर्थ सरफेस के काम करते हैं। इंडो मतलब अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर। एक्सो मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के बाहर। ठीक है, तो अब मैं इंडो पहले पढ़ाती हूँ, फिर मैं एक्सो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इंडो में क्या होता है ना, इंडोजेनिक फोर्सेस में, कि वोल्केनिक अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है मैं बताती हूँ। कि देखिए, ये समझिए आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर का है, ये प्लेट्स है। ठीक है, क्योंकि सरफेस बहुत सारे प्लेट से बना है, इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, ये अलग टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगी इसको। तो ये हो गया आपका प्लेट। ठीक है,
अब ये एक और ये इधर को जा रही है, ये जा रही है इधर को, मतलब ऐसे जा रही है। तो ऐसे जा रही है तो बीच में डाइवर्जेंस भी कहते हैं इसको, अलग हो रही है। तो बीच में जो ये क्रैक होगा ना, इसके नीचे से मैग्मा निकल जाएगा। मैग्मा क्या है? मैग्मा उसको कहते हैं जो जो चट्टान जो टूट जाते हैं और वो जो बहुत गर्म हो जाते हैं, पिघलते हुए जो लावा होते हैं, जो आप इसको कहते हैं आग का जो लावा होता है लिक्विड फॉर्म में, वो इधर से निकल जाएगा। ठीक ठीक है। यहाँ पे निकल के क्या होगा कि वो जम जाएगा, ठंडा होगा तो वो जम जाएगा। तो इसको अपलिफ्टमेंट कहते हैं, अपलिफ्ट हो गया क्योंकि वो एक नया ज़मीन का निर्माण कर गया। तो ये अपलिफ्टमेंट इसको बोलेंगे, वोल्केनिज्म भी इसको कहते हैं। वो मतलब अंदर से निकलेगा, ऐसे प्लेट हुआ, अंदर से निकला, मैग्मा निकला, लावा निकला, और उसके बाद ऊपर से आके वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है। ठंडा हो गया तो एक नया लैंड का आपका क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है। तो उसी को वोल्केनिज्म कहते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? ये अर्थ के नीचे हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, दूसरी है सब्सिडेंस। मतलब क्या होता है सब्सिडेंस? मतलब होता है डाउन, नीचे की तरफ जाना। तो ये जैसे दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट, एक प्लेट क्या होगा, ये नीचे की तरफ चली जाएगी, ये वाली प्लेट, ये सब्सिडेंस वाली प्लेट है। ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इससे क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगी, ये कन्वर्ज हो रहा है, मतलब प्लेट दोनों ऐसे आ रही है तो कन्वर्ज, सामने सामने प्लेट मिल रही है। ठीक है। अब वो नीचे चली जा रही है। तो ये प्लेट कन्वर्जेंस की थ्योरी है। ठीक है। एक होता है डाइवर्ज, एक होता है कन्वर्ज। ठीक है। तो इसकी है। तो हिमालय, इसी की वजह से इंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं जो पृथ्वी के अंदर काम करे, तो हिमालय की हाइट उसी से बढ़ रही है। कैसे बढ़ी है? हिमालय बहुत यूथ है, आपको पता है हिमालय जो है हमारा बहुत यूथ माउंटेन है। तो अंदर अभी भी उसकी प्लेट्स जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है। तो इसलिए हिमालय की अभी बढ़ रही है हाइट वैसे ही। तो ये अब तो मैंने बता दिया कि अपलिफ्ट और सब्सिडेंस वाली सरफेस को पे काम करता है, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है। अपलिफ्ट भी करता है, ऊपर भी ले जाता है, वहाँ पे मैग्मा ठंडा होके रह गया, और वो नीचे भी जाता है। ठीक है। वो अंदर की तरफ जाता है, जिसको प्लेट कन्वर्जेंस या वो एक, हाँ, डाउनवर्ड सिंकिंग जिसका होता है। ठीक है। इसका मैं, मुझे लगता है कि आपको इंडोजेनिक फोर्सेस अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको मेरे ख्याल से इसको एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। एक होता है एक्सोजेनिक, मैं बता रही थी, जैसे आउटसाइड अर्थ सरफेस। ठीक है। एक्सो से याद रखना। ठीक है। तो ये अब कैसे काम करेगा इसका भी, हाँ, एक और मैं आपको बताना भूल रही बात, कि जो इंडोजेनिक फोर्सेस फोर्सेस किस पे काम करता है, इसका सोर्स क्या है। तो ये कॉन्वेक्शन करेंट्स पे काम करता है। कॉन्वेक्शन करंट क्या है, इसका भी चैप्टर है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूँ कि जो अर्थ सरफेस के अंदर होता है ना, मूवमेंट होते रहता है लिक्विड का, हीट की वजह से, हीट ट्रांसफ़र की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो वो मूवमेंट होते रहता है हीट का, जैसे मैग्मा का पूरा मूवमेंट होगा, तो उसी को कन्वेक्शन करेंट्स कहते हैं, जो अर्थ के सरफेस के नीचे काम करता है। उसी की वजह से अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, सब्सिडेंस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? तो ये बाहर के जो फोर्सेस है, अब ये कैसे काम करते हैं? ये एयर से काम करेंगे, सन से काम करेंगे, रेन से काम करेंगे। सबसे इनका इंपॉर्टेंट सोर्स है सन से। ठीक है। इंसोलेशन भी कहते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। तो कौन कौन फोर्सेस इन्वॉल्व है? सोलर एनर्जी, जैसे मैं अपने सन का आपने बता दिया था मैंने आपको। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अर्थ की एनर्जी भी यहाँ काम आती है फोर्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, इस पर भी चैप्टर है। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है? एयर है, वाटर है, उस पर भी मैं आऊँगी। ठीक है। तो अब ये इंक्लूड क्या करता है? इरोजन इंक्लूड होता है इसमें, जैसे जो अर्थ के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। तो इसमें इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, डिपोजिशन होता है। अब इरोजन क्या होता है, देखिए मैं इस फिगर की मदद से आपको बता दूँगी। देखिए इरोजन में क्या होता है ना, कि सडनली जो सॉइल होता है, रॉक होता है, सेडिमेंट्स होता है, उसका टुकड़ा हो गया, वो क्या आती आती है, हवा आती है, पानी आती है, ग्लेशियर जो होती है, जो बर्फ़ का आता है पूरा, वो उसको लेके चला जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम भी है इसकी वजह से, अगर ये ज़्यादा लेवल पे होगा ना, तो जो टॉप सॉइल होती है ना, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है टॉप लेयर वाली, वो बह के चली जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, अगर ज़्यादा इरोजन हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी, फर्टिलिटी वाली मिट्टी तो उड़ के चली जाएगी। ठीक है। दूसरा है आपका डिपोजिशन। ठीक है। हमेशा एक बात याद करना, डिपोजिशन सिर्फ पानी से नहीं होता, एयर से भी होता है, विंड भी करता है उसको। तो मैं यहाँ पे अभी पानी से बता रही हूँ आपको, रिवर से। तो रिवर यहाँ से देखिए चल के आई। ठीक है। तो वो क्या करेगी ना, कि यहाँ पे एक
आपका समझो डिपॉज़िट करते हैं। डिपॉज़िट मतलब वहाँ पे छोड़ देना। जैसे बहुत उपजाऊ मिट्टी आई, बहुत सेडिमेंट्स आई, जैसे टुकड़े आए, मिनरल्स आए, तो वो क्या करते हैं ना, रिवर्स वहाँ छोड़ देते हैं। और ये कब होता है? जब रिवर्स लूटते हैं। देखिए, रिवर्स में भी जब आएगा चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। रिवर्स दो तरह के होते हैं, एक मैच्योर रिवर होते हैं और एक यूथ रिवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं स्लो की बात कर रही हूँ। जब स्लो मूवमेंट होता है तभी वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको रिवर्स के बारे में बताऊंगी। तो यही सेडिमेंट्स होता है यहाँ पे, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, डिपॉजिट छोड़ देते हैं। यही काम विंड का होता है, यही काम एयर का होता है, यही काम पानी का होता है, वाटर का होता है, ठीक है। तो हम्म, तो ये क्या क्या करते हैं? इरोजन मैंने आपको समझा दिया, डिपोजिशन आपको समझा दिया मैंने। बचता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है टूटना, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो कौन टूटेगा? यहाँ पे रॉक्स टूटेंगे, ठीक है। अब वो कैसे टूटेंगे? वेदरिंग एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो मैं आगे बताऊंगी। मतलब अभी वेदरिंग का समझिए कि रॉक्स का टूटना, ठीक है। ये क्या करता है? फ्लैटन दी अर्थ करता है। अब कैसे अर्थ फ्लैटन करेगा? तो देखिए, जब हवा आएगा, पानी आएगा, सूरज आएगा, तो वो पत्थर तोड़ेगा, तो वो फ्लैट हो जाएगा, उड़ा के ले जाएगा। कोई इरोजन होगा तो वो अर्थ फ्लैट हो जाएगा। तो ये अर्थ को फ्लैट करता है, मतलब समतल करता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को तोड़ते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, बर्बाद भी करते हैं। इरोजन जैसे हो गया आपका, वेदरिंग हो गया, वो तो खराब ही कर रहे हैं, वो तो लाइक डिस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं, तोड़ ही रहे हैं। तो इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेदरिंग की बात करेंगे, जो क्या है? एक एक्सोजेनिक फोर्स है, ठीक है। तो चलते हैं अभी वेदरिंग के पास। तो वेदरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था टूटना, ठीक है। तो वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। तो इसमें पत्थर टूटते हैं, सॉइल टूटते हैं, मिनरल्स का भी ब्रेक डाउन होता है। अब मिनरल्स क्या होता है? जिसको हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे उसमें पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो सॉइल का भी होता है, रॉक्स का भी होता है, मिनरल्स का भी होता है। अब वो कैसे टूटेंगे? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, खुद से तो टूट नहीं जाएंगे। अब मैं बताऊंगी आपको कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है एंड केमिकल प्रोसेस क्या होता है। मैकेनिकल मतलब फिजिकल प्रोसेस। इसमें आपका हीट आएगा, इसमें इसमें आपका हीट आएगा, टेम्परेचर चेंज आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है। और केमिकल में आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बता देती हूँ। केमिकल में आता है कि जैसे पानी, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है। तो वो मिनरल से उनका कम कॉम्बिनेशन होगा या वो रिएक्ट करेंगे, तो ऐसे ही वो पत्थर को तोड़ेंगे। तो वो हो गया केमिकल प्रोसेसेस। तो केमिकल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लीचिंग, मैं सब आपको बताऊंगी क्या होता है। लीचिंग होता है ना कि बहुत सारा बारिश तेजी से आई तो वो ले गई, बहुत बारिश तेजी से हुई और वो जो जो भी था सेडिमेंट्स था, फिर से वो जो भी आपका उपजाऊ मिट्टी था उसको बहा के ले गई, जब बारिश बहुत तेज हो, उसी को लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स में हम लोग देख लेते हैं। वेदरिंग का टाइप्स क्या है? एक फिजिकल है, ठीक है। तो जैसे पत्थर का टूटना, ठीक है। अब वो कैसे टूटेगा? जैसे मैंने पहले बताया था, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर होगा, फ्रॉस्ट होता है। फ्रॉस्ट क्या हो गया कि जब क्रैक्स होते हैं, जब उसमें क्रैक्स बनेंगे पत्थर में, तो उसके अंदर जाके ना छोटे छोटे वो फ्रॉस्ट जमा रहते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं, तो वो प्रेशर बनाते हैं, तो वो टूट जाते हैं पत्थर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। अब क्या होता है? देखो, जो सॉल्टी वाटर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं क्रैक्स के अंदर, और उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे इवापोरेशन होता है, वो गर्म हीट होके वो पानी उड़ जाता है, लेकिन सॉल्ट उसी में रह जाता है। सॉल्ट को तो नहीं उड़ा सकता हवा, तो उसी में रह जाता है, तो फिर वो वहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, तो पत्थर टूटेगा। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। इंसुलेशन मैंने बताया था, धूप का जो सनलाइट आता है, तो सनलाइट आएगा ना, तो वो पत्थर जो क्या होगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा ऐसे, ठीक है। और रात में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो उसके अंदर अंदर फ्रॉस्ट जम जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब वो कब फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो इससे टूट जाएगा वो पत्थर। ये कहाँ होता है? ये डिजर्ट में होता है, मतलब रेगिस्तान में, ठीक है। तो दूसरा है आपका केमिकल, ठीक है।
फिजिकली का, दूसरा है केमिकल वेदरिंग का। तो देखो, केमिकल मैंने बताया कि जैसे आपका हवा है, ठीक है, हवा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं। अगर वो मिनरल से टकराएं या मिनरल से उनका रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो उसी को हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। तो जैसे एसिड रेन हुआ जिसमें नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, भारी अच्छा मात्रा में होता है, तो वो हो गए। तो वो क्या करेंगे कि वो भी पत्थर पे गिरेंगे, तो भी पत्थर को कमज़ोर करेंगे, रॉक टूटेंगे। इसमें एयर एंड वाटर, जो पानी है, हवा है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि ताजमहल, जो एसिड रेन का मैं बता रही हूँ, ताजमहल येलो हो गया, डिसकलर हो गया। तो एसिड रेन मतलब अच्छे नहीं होते, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे सांस लेने के लिए भी वो सही नहीं होते हैं। तो यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो कैसे मतलब रिएक्ट करके पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ठीक है, और एयर वाटर का इस पे सबसे ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। तो अब केमिकल का हम लोग, केमिकल जो वेदरिंग है उसके भी टाइप्स होते हैं। ये हम लोग वेदरिंग का टाइप्स पढ़ रहे थे, अब उसमें केमिकल वेदरिंग का टाइप्स है सोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे केमिकल वेदरिंग का पहला टाइप है सोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो पानी गिरता है, ठीक है, ठीक है, वो पत्थर के मिनरल के साथ रिएक्ट कर जाता है। जो रेन वाटर आता है, पानी वर्षा होती है, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगी मिनरल्स के साथ। जो पत्थर के मिनरल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, रिएक्ट करेगी अपना। तो जैसे जिप्सम हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया। जिप्सम क्या हो गया, जैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे प्लास्टर होता है उसमें यूज़ होता है। जब बोन्स क्रैक होते हैं, सीमेंट में होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट हो गया, सबसे ज़्यादा तो केमिकल इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। फिर कुकिंग, जैसे फास्टिंग में होता है, जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं हम लोग, तो ये वहाँ यूज़ होता है। तो पहला तो आप समझ गए कि सोल्यूशन में क्या होता है कि रेन वाटर रिएक्ट करता है मिनरल से, ठीक है। दूसरा आ गया आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या हो गया ना कि जो CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट करेगा वाटर से। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो हमारे आसपास मौजूद एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेगा, जो पानी से रिएक्ट करेगा और वो वीक एसिड बनाएगा, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक एसिड, कमज़ोर एसिड, तो उसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है केव्स, गुफा टाइप का, ठीक है, जिसको कास्ट टोपोग्राफी भी आप देख सकते हैं। देखिए यही है कास्ट टोपोग्राफी। ये एक मिनट, हाँ, ये ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और नीचे यहाँ पे देखिए वाटर है। ये हो गया आपका कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। ये कार्बोनेशन की वजह से ये फॉर्म होता है। मतलब CO2 आपका एटमॉस्फेयर वाला रिएक्ट करेगा पानी से, ठीक है, वीक एसिड बनाएगा जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और वो कास्ट टोपोग्राफी या केव्स बनाएगा, यानी गुफा, ठीक है। हाइड्रेशन, ये सीरियस में भी आ चुका है हाइड्रेशन, ठीक है, समझ जाइए। जो रॉक्स के जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि मिनरल्स तो मैंने आपको बता दिया, वही खनिज जो हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो सब, कैल्शियम, वो क्या करते हैं ना कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं पानी, और वो फैल जाते हैं। जो जैसे ये पत्थर है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड, मतलब वो फैल जाते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लगता है किस पे, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको, पत्थर को बहुत ज़्यादा सहना हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे फील्ड स्पा टर्न इनटू काउलिन, जैसे क्ले मिनरल, फील्ड स्पा एक मतलब समझिए कि फील्ड स्पा वो एक स्टोन है, ठीक है, और वो किस में टर्न हो जाते हैं, काउलिन में, मतलब क्ले मिनरल जो होते हैं, चिकनी मिट्टी, उसमें टर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये किसका, हाइड्रेशन से, कि जब रॉक्स के मिनरल से जो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, फैल जाते हैं, फिर वो टूटते हैं। तो जो फील्ड स्पा है वो टर्न हो जाता है, किस में बदल जाता है, काउलिन, जो आपका जो क्ले मिनरल्स है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, यही है, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, जब ऑक्सीजन जो है पानी में है, हवा में है, वो मिनरल से रिएक्ट हो जाता है, पत्थर के मिनरल से, ठीक है, तो वो बन जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे रेड सॉइल हो गया, तो इसमें क्यों ये रेड दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। क्यों रेड दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। जो रस्टी रॉक्स होते हैं ना आंध्रा हिल्स में, जो रेड दिखते हैं, सॉइल पे भी एक चैप्टर है, हम लोग उसको
डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूँ कि जो रस्टी जो रॉक्स होते हैं आंध्रा हिल्स के पास, जो आपने देखा है वही है ये, जिसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो रस्ट वाले होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेदरिंग। तो वेदरिंग में क्या क्या होगा, पहले फिजिकल वेदरिंग हो गया जिसको हम लोग मैकेनिकल भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका केमिकल, जो रिएक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, एयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं जिसकी वजह से पत्थर टूटते हैं। और तीसरा है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल, बायो से ही समझ आ रहा है कि लिविंग बींग से रिलेटेड है। तो लिविंग बींग कौन है हमारे, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए। इनका रोल कैसे है वेदरिंग में, हम लोग अब इनकी बात करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स कैसे करते हैं, देखिए, एक पत्थर होगा, देखिए ये पत्थर समझ लीजिए, और यहाँ पे क्रैक हो गया। तो इस क्रैक के अंदर ना वो छोटे छोटे फल जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जंगली भी प्लांट्स उनको बोलते हैं, या कोई भी प्लांट जंगली भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि वो इधर से ना निकल जाते हैं रूट के थ्रू, ठीक है। अब वो जब रूट के थ्रू निकलते हैं तो क्या करते हैं ना कि इसको क्रैक्स को बड़ा कर देते हैं, और वो एक्सपोज कर देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, किसके लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए। तो वहाँ से वो पत्थर टूटना होता है, पत्थर वीक होता है, मतलब वेदरिंग का पत्थर वीक होता है। ये बायोलॉजिकल प्लांट रूट्स का ये काम होता है। फिर बोरोइंग ऑफ एनिमल्स, वो खोदते, जैसे रैबिट्स हो गए, हमारे अर्थ वॉर्म हो गए, चेड़ा जिसको बोलते हैं, खरगोश बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, खोदते रहते हैं सॉइल को खोदते हैं। तो वो सॉइल एक्सपोज हो जाता है, वो जो रॉक है वो एक्सपोज हो जाता है एयर एंड वाटर से, ठीक है। अब जहाँ एयर एंड वाटर से वो एक्सपोज हुआ तो फिर वो वीक पड़ा, तो वो टूटने लगेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन भी होती है, तो ये एक अच्छी बात है। और तीसरा है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जंगल को काटते हैं, माइनिंग करते हैं, अंदर तक वो कोयला वोयला निकालते हैं जाके अंदर तक, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, रॉक्स कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी टॉप लेयर इरोजन हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे आप जान रहे हैं कि हमारी क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है इससे। तो ये भी है कि डिस्ट्रक्टिव है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लाइकेंस, तो जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो क्या करते हैं, वीक एसिड्स बनाते हैं। एक वीक एसिड हम लोग पढ़े थे, कार्बोनिक एसिड। तो वो क्या करते हैं, वीक एसिड वो तोड़ देते हैं, मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो हमारा पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम और कैल्शियम, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो इससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, और इससे सॉइल बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ सॉइल की फॉर्मेशन भी अच्छे से होती है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है वो मिनरल्स का हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, वेदरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। तो जैसे ये वेदरिंग होगी या जियोमॉर्फिक प्रोसेस होगी, तो ये क्या करती है, ठीक है। तो सप्लाई जो मिनरल्स होते हैं उनको इकोसिस्टम में डालते हैं। इकोसिस्टम हम ही लोग हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ये हो गया। इकोसिस्टम में मैं बताऊंगी, इन्वायरमेंट का ये चीज़ है, मैं उसको बताऊंगी। तो इकोसिस्टम हो गया कि जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारा वातावरण, हमारा हैबिटेट, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें है लेक्स है, सॉइल्स है, तो उसको वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स वहाँ तक पहुँचाएगी, पोटेशियम पहुँचाएगी, मैग्नीशियम पहुँचाएगी, सब कुछ सही से, कैल्शियम पहुँचाएगी, सब कुछ सही से उनको पहुँचाएगी। क्लाइमेट रेगुलेट करती है। तो क्या होता है ना कि जो CO2 होता है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, गैस है। तो वो क्या होगा कि क्रैक में, रॉक्स के क्रैक में जाके वो स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इससे हमारी क्लाइमेट भी स्टेबलाइज होती है, अर्थ की क्लाइमेट, ठीक है। तीसरा है आपका सॉइल फॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाइकेंस भी वही करते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वो भी वही करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और अच्छे से मिनरल्स भी जाते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब है वेदरिंग का। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।